उत्तराखंड की एक ऐसी खूबसूरत घाटी जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां विशाल ग्लेशियरों से निकलती नीली नदियां बहती हैं और उनके किनारे बसे छोटे छोटे गांवों किसी कहानी की दुनिया जैसे लगते हैं। देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है हर्षिल घाटी। यहीं से हिमालय की गोद में जन्मी गंगा की पहली धारा भागीरथी नदी पहाड़ों के बीच अपना सफर शुरू करती है और इसी निर्मल नदी के किनारों पर फैली है यह अद्भुत हर्षिल वैली। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बहती भागीरथी। पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की बनाई हुई सुंदर पेंटिंग अचानक जीवंत हो गई हो। हर्षिल पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है यहां की पीले रंग से सजी इमारतें। कई दीवारों पर स्थानीय संस्कृति, महिलाओं और गांव के जीवन को दर्शाती खूबसूरत चित्रकारी की गई है। हर दीवार यहां की कहानी कहती नजर आती है। धूप खिली हुई है, लेकिन ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि तापमान अभी भी सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस है। हर्षिल घाटी में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है बगोरी गांव। यह उत्तराखंड के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां आज भी पारंपरिक लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। करीब 150 लकड़ी के घर एक कतार में बने हुए हैं और लगभग हर घर के पास सेब के पेड़ लगे हैं। पूरे गांव में ऐसी शांति है कि दूर कहीं बजती घंटियों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। घंटियों की आवाज का पीछा करते हुए मैं यहां के मठ तक पहुंच गया, लेकिन गांव में घूमते समय मैंने देखा कि ज्यादातर घरों पर ताले लगे हुए हैं। जब मैंने एक स्थानीय आंटी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां के अधिकांश लोग साल के केवल 6 महीने ही गांव में रहते हैं। सर्दियां शुरू होते ही वे नीचे के इलाकों में चले जाते हैं क्योंकि यहां भारी बर्फबारी होती है। उन्होंने बताया कि अभी वे सिर्फ सेब के पेड़ों की देखभाल के लिए आई हैं और कुछ दिनों बाद वापस लौट जाएंगी। गांव में अधिकतर बुजुर्ग लोग ही रहते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी देहरादून और अन्य शहरों में बस चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें शहर की बजाय गांव की शांति ज्यादा पसंद है। उनका कहना था कि यहां की हवा साफ है, पानी शुद्ध है और खेतों में उगने वाली राजमा, आलू और सब्जियां पूरी तरह प्राकृतिक है। यही वजह है कि यहां का जीवन सरल होने के बावजूद बेहद स्वस्थ है। मैंने उनसे पानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पानी पास के ग्लेशियरों से आता है, इतना साफ कि लोग इसी पानी से बर्तन धोते हैं और पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बातों बातों में उन्होंने एक बेहद सुंदर बात बताई। यहां लोग बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं दोनों में समान आस्था रखते हैं। उनके गले में बुद्ध का लॉकेट था और साथ ही मंगलसूत्र भी। उनका कहना था कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। शायद यही कारण है कि यहां मंदिर और मठ एक दूसरे के बिल्कुल पास बने हुए हैं। गांव में आबादी कम है, इसलिए शाम को लोग घरों के बाहर बैठकर साथ में चाय पीते हैं और इसी दौरान मुझे भी चाय का निमंत्रण मिल गया। एक आंटी ने मेरे लिए खास तौर पर ब्लैक टी बनाई। धूप में बैठकर चाय पीते हुए उन्होंने मुझे यहां उगने वाले स्वादिष्ट खुबानी के बारे में भी बताया, जिन्हें स्थानीय भाषा में चूली कहा जाता है। हर्षिल घाटी के किसी भी कोने में चले जाइए, एक चीज हमेशा दिखाई देती है, गंगोत्री पर्वत श्रृंखला। 22,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली ये चोटियां इतनी भव्य हैं कि एक बार देखने के बाद नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। सुबह, दोपहर या रात, हर समय इनका रूप अलग और अद्भुत दिखाई देता है। यहां की कड़ाके की ठंड के कारण लोग भेड़ों की ऊन से कपड़े बनाते हैं। साथ ही भेड़ की खाल का इस्तेमाल भी सर्दियों में गर्म रहने के लिए किया जाता है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वे खाल को बिछाकर बैठते हैं, जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। यह परंपरा आज भी यहां जीवित है। लोगों की सादगी और अपनापन इतना था कि एक दुकान पर ऊनी कपड़े बेचने वाली आंटी ने भी मुझे चाय पिलाई। मैंने उनसे मजाक में कहा कि मैंने इतने गांव देखे हैं, लेकिन इतनी बार चाय कहीं नहीं मिली। इतना ही नहीं,
उन्होंने मुझे रात के खाने का निमंत्रण भी दे दिया। रात के भोजन में पहाड़ी राजमा बनी थी, जो यहीं की खास पहचान है। लाल और सफेद दोनों तरह की राजमा यहां उगाई जाती है और उनका स्वाद सचमुच लाजवाब होता है। खाने के दौरान मुझे पता चला कि बगोरी गांव के लोग मूल रूप से यहाँ के नहीं थे। भारत चीन युद्ध से पहले वे नेलोंग घाटी में रहते थे और तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे। युद्ध के बाद सीमा क्षेत्र संवेदनशील हो गया और उन्हें नेलोंग से बगोरी में बसाया गया। आज भी उस पुराने व्यापार मार्ग के अवशेष मौजूद हैं, जिसे गारतांग गली कहा जाता है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया यह लकड़ी का रास्ता कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार की मुख्य कड़ी था। सोचिए, बिना आधुनिक मशीनों के लोगों ने इतनी कठिन चट्टानों पर यह मार्ग तैयार किया था। आज भी उस रास्ते पर चलना एक रोमांचक अनुभव है। हर्षिल घाटी में आगे बढ़ते हुए मैं मुखवा गांव पहुंचा। रास्ता इतना सुंदर था कि मैंने पूरा सफर पैदल तय किया। देवदार के पेड़, बर्फीली चोटियां, बहती नदी और ठंडी हवा, हर कदम पर प्रकृति अपना जादू दिखा रही थी। मुखवा बिल्कुल वैसा ही गांव है जैसा हम पहाड़ों के बारे में कल्पना करते हैं। पुराने लकड़ी के घर, गलियों में खेलते बच्चे, घर लौटते पशु और चारों ओर फैली शांति। यहां स्थित मुखवा मंदिर स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों में मां गंगा की पूजा यहीं की जाती है। लोग इसे गंगा जी का मायका भी कहते हैं। मुखवा अपने सेबों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां इतनी अधिक मात्रा में सेब होते हैं कि कई बार पेड़ों पर ही लगे रह जाते हैं। जब मैंने एक परिवार से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यहां सेब इतने ज्यादा होते हैं कि हर फल तोड़ा भी नहीं जा सकता। बात करते करते उन्होंने मुझे सेबों से भरा एक बैग पकड़ा दिया। मैंने मना किया, लेकिन उनका जवाब था, हमारे पास बहुत हैं, आप अपने साथ ले जाइए। यही इस घाटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चाहे बगोरी हो या मुखवा, यहां से खाली हाथ लौटना लगभग नामुमकिन है। प्रकृति ने हर्षिल घाटी को बेहद खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसकी असली पहचान यहां रहने वाले लोग हैं। इन छोटे छोटे गांवों